लगातार अपडेट देंगे। लेकिन अब बात उनकी जिनके घरों के सपने टूट गए। जेपी बिल्डर्स जो है वो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और ऐसे में जिन्होंने अपना पैसा लगाया, एक एक पैसा, एक एक पाई जमा करके घर खरीदने का सपना संजोया, अब वो पैसा डूबता दिख रहा है। तो जो बायर्स हैं वो बहुत गुस्से में हैं। आज देखिए वो गुस्सा कैसे निकला है। ये तस्वीर किसी आंदोलन की नहीं, ये हंगामा किसी यूनियन का नहीं, बायर को कुछ भी नहीं क्लियर है कि हमारा रास्ता क्या होगा। इट इज अ बिग लूप होल इन द लॉ इटसेल्फ। ये आवाज किसी सभा की नहीं बल्कि उन गुस्साए होम वायर्स की है जो दिवालिया होने की कगार पर खड़े जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इन बायर्स के सब्र का बांध तब टूट गया जब नोएडा स्थित जेबी ग्रुप के ऑफिस का गेट इनके लिए बंद कर दिया गया। ऐसे में गुस्साए बायर्स ने दफ्तर के बाहर जमकर बवाल किया। जेपी दफ्तर के गेट को लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बायर्स घंटों हंगामा करते रहे। हंगामे के बाद बायर्स जेबी दफ्तर के पास धरने पर बैठ गए। बायर्स का कहना है कि उन्हें जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता उनका धरना जारी रहेगा। एटलीस्ट क्या कहते हैं, हम लोगों का खून पसीने का पैसा है, किसी तरीके से हमें हमारा हाउस जो हम लोगों ने अपना एक एक पेट तन और क्या कहते हैं सब बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ा है, उसको किसी तरीके से प्लीज इसको क्या कहते हैं किया जाए। हम कहीं पे भी आज की डेट में कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। जेपी की तरफ से कोई इनपुट नहीं आ रहा है। हम सभी बायर्स अदर में हैं, हमें पता नहीं है कि क्या होगा। जेपी एसोसिएट्स को क्यों नहीं अटैच किया जाता है विद जेपी इंफ्राटेक? अगर जेपी इंफ्राटेक खत्म हो रहा है तो जेपी एसोसिएट्स प्रॉफिट में कैसे हो सकता है? दोनों के डायरेक्टर सेम है। योगी जी से और मोदी जी से ये प्रार्थना है कि इसमें अलग से इंटरवीन करें पर्सनली, क्योंकि इस समय लोगों की सुसाइडल स्टेज आ चुकी है। जो संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो इस पर बैठक कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं और जो बायर्स हैं उनकी ऐसे समय में कैसे क्या रास्ता लीगली टेक्निकली निकाला जाए जिसमें उनको राहत दी जा सकती हो, इस पर वो चर्चा कर रहे हैं। जेपी इंफ्राटेक पर 8,365 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि उसे 32,000 फ्लैट बनाकर देना है। इस बीच बैंकों की अर्जी पर उसे दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसे अपनी हालत सुधारने के बाद 270 दिनों का वक्त मिला है। हालत नहीं सुधरे तो कंपनी की प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। ऐसे में 32,000 बायर्स की गाड़ी कमाई और घर का सपना दोनों ही अधर में लटक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बात को समझिए कि एक दो घर की बात नहीं है, एक दो परिवार की बात नहीं है, 47,000 फ्लैट्स हैं जो कि जेपी इंफ्राटेक जो है बना रहा था। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल यह है कि अगर जेपी इंफ्राटेक या जेपी बिल्डर्स दिवालिया घोषित हुए तो इसका मतलब क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। ये वो लोग हैं जिनका सपना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले से टूट सकता है। दरअसल जेपी पर 8,365 करोड़ का कर्ज है। सबसे ज्यादा कर्ज IDBI बैंक से लिया गया है। इस बैंक ने NCLT की इलाहाबाद शाखा में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान कंपनी बोर्ड ने आरोपों का बचाव किया और तर्क दिया कि कंपनी के पास कर्ज से कहीं ज्यादा संपत्तियां हैं। इस पर IDBI के वकीलों ने कहा कि कंपनी के पास कारोबार चलाने और कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। करीब 1 साल से कंपनी किस्त भी नहीं चुका रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद NCLT ने फैसला सुनाया। दिवालिया होने का मतलब जब कोई व्यक्ति या कंपनी कर्ज चुकाने की हालत में नहीं रह जाती तो कर्ज देने वाला उसे दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करवाता है। कर्ज और ब्याज की रकम जब कर्जदार की ओर से घोषित परिसंपत्तियों के वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो ये दिवालिया घोषित करने का कानून आधार बन सकता है। अब आगे क्या होगा? इन संपत्तियों के निदेशक बोर्ड निलंबित कर दिए गए हैं। NCLT स्वतंत्र एजेंसियों की नियुक्ति करेगा जो 270 दिनों में इन कंपनियों की संपत्तियों का आकलन करेंगी।
यही एजेंसियां शेयर होल्डर, साझेदार और देनदारों का पैसा लौटाने का तरीका बताएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक खबर जिसने 32,000 से ज्यादा खरीदारों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस खबर से एनसीआर नहीं, देश के बिल्डर्स को सबक जरूर लेना चाहिए। जेपी बिल्डर के खिलाफ आई एक खबर के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर खरीदार बुरी तरीके से परेशान उठे हैं। जानते हैं कि क्या अब उनको उनके घर की उम्मीद भी अभी भी बकाया है या फिर अब वो उम्मीद तोड़ चुके हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या लग रहा है आपको कि आपको आपका घर मिल पाएगा? कहाँ आपने बुकिंग कराई थी? कब से आप अपने घर के इंतजार में? मैडम, हमने 2010 में 3 फ्लैट्स बुक कराए थे। 2 हमारे कैनिंगटन बुलेवर्ड में हैं, एक जेपी अमन में है। इन माय केस मैं अपने फ्लैट के लिए ईएमआई दे रही हूँ। मेरी आधी सैलरी ईएमआई में चली जाती है, बाकी मेरी उसका कुछ पार्ट आई पे इन माय रेंट, बाकी घर का डेली जो जाता है। तो अभी एटलीस्ट अगर हम ईएमआई को विद इमीडिएट इफेक्ट ईएमआई को स्टॉप कर सकें। हम लोगों ने 2014 में बुक किया और रेगुलर इंटरवल्स पे उन्होंने ईएमआई मांगी, जो भी उन्होंने डिमांड मांगा उसके लिए था कि अगर आपने लेट पेमेंट कर दिया तो बहुत फाइन लगना है। सो हम बहुत ही अलर्ट रहते थे कि पेमेंट सारे हमारे टाइम पे होने चाहिए। फिर हमारा फ्लैट हमें टाइम पे क्यों नहीं मिलेगा? हमको बिल्डर से अब कोई उम्मीद नहीं है, खाली एक सरकार ही एक है जो हमारा सुन सकती है। अगर सरकार सुनेगी तभी कुछ होगा, नहीं होगा तो नोएडा में आज की तारीख में कम से कम 1.5 से 2 लाख फ्लैट्स का प्रोजेक्शन। तो ऐसे में जब पैसा डूबने लग जाए तो दिल भी बैठने लग जाता है, ये बात समझ में आती है। इस खबर पर लगातार अपडेट देंगे, लेकिन आज रात 9 बजे इंडिया न्यूज पर बहुत कुछ खास है, उसके बारे में नीरज से बात करते हैं। नीरज, क्या दिखाने जा रहे हैं आप लोग आज रात 9 बजे? आज रात 9 बजे हम ये दिखाने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और दर्शक इंडिया न्यूज के जरिए पहली बार देख पाएंगे कि पनडुब्बी अंदर से होती कैसे है। मतलब पनडुब्बी के अंदर से ये खास रिपोर्ट आज रात 9 बजे आप देखेंगे। पहली बार टेलीविजन पर एक न्यूज चैनल का कैमरा पनडुब्बी के अंदर से आपको दिखाएगा कि अंदर होता क्या है और कैसे होता है। रात 9 बजे।